हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10th का हम सॉल्व कर रहे हैं प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026 का। सेक्शंस ए बी सी में करवा चुकी हूं और आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी 20 नंबर का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब पिछले साल से इसके हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। सबसे पहले हम जैसे 32वां क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी अपना चैप्टर नंबर 4 से है और ये भी चैप्टर नंबर 4 से है। अब चैप्टर नंबर 4 में मेरे ख्याल से 2 या 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब अगर आप पहली 2 कर लो और तीसरी छोड़ दो तो आपका काम हो जाएगा, या आप तीसरी तीसरी कर लो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बेनिफिट है इस चीज का, और हर चैप्टर में ऐसा ही हो रहा है। आगे स्टैटिस्टिक्स का आएगा तो आधा आधा भी अगर आप करते हो तो आपके 5 नंबर यहाँ तैयार हो जाते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों पार्ट्स, ठीक है। समीकरण 2x की 2 घटा x जमा 1/8 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 बात कह दी। इंग्लिश में बताऊं तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। पहले तो मैं इक्वेशन लिख लूं, 2x की 2 माइनस x जमा 1/8 बराबर है 0। अब ये पता लगाओ कि इसके रूट्स का नेचर कैसा है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट चाहो तो ये a है, ये b है और ये c है, वरना आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो बटे में हटाने के लिए। तो मैं प्रेफर करूंगी कि भैया तुम एलसीएम ले लो। इनके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ एक एक है, तो यहाँ 8 है, तो बेटा ये हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। और इस 8 को जब मैं इससे गुणा करूंगी तो 8 एकम 8x और 8 से 8 कट के 1 बराबर है 0। ये इधर चला गया, 0 बन गया। तो इक्वेशन हमारी बन गई 16x की 2 घटा 8x जमा 1 बराबर है 0। ये ऊपर वाली और ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं। इसकी तुलना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 से कर लो। तो abc क्या है बताओ चलो। a कितना है 16, वेरी गुड। b कितना है -8 और c कितना है 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर बेटा आप यहाँ डायरेक्ट करते तो आपका a आ जाता 2, यहाँ से b आ जाता -1 और c आ जाता c 1/8। फिर तुम्हें यहाँ से इससे करना पड़ता, उसमें थोड़ा कई बच्चों को परेशानी हो जाती है। अब हम सबसे पहले एबीसी निकालने के बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि विविक्तर ज्ञात कीजिए। कोमा लग रहा है? देखो क्वेश्चन को समझना सीखो, क्वेश्चन को समझना सीखो कि इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात करो। अब तुमने पेपर में खाली कुछ नहीं छोड़ के आना, क्वेश्चन नंबर डाला, समीकरण उतार दिया और कुछ नहीं तो एबीसी छांट। समीकरण की तुलना इससे करने पर ए छांट दिया, बी छांट दिया, सी छांट दिया, इतना कर दिया ना, आधा नंबर की गुंजाइश होगी आपकी। अब कह रहे हैं भैया विविक्तर ज्ञात करो, तो विविक्तर का फॉर्मूला बेहद आसान है। तो हिंदी में विविक्तर बोलते हैं बेटा और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम डी हो जाता है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ये होता है b² -4ac। अब अगर आपने पेपर में एबीसी लिख दिया और ये फॉर्मूला भी लिख दिया, अक्षय ध्यान देना है, तो 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि उसने विविक्तर पूछा, विविक्तर के लिए चाहिए एबीसी जो तुमने छांट दिए, फॉर्मूला भी लिख दिया तो 1 नंबर पक्का हो गया, है ना। अभी अभी मेरी बात सुनो, इसके 3 हिस्से करेगा एग्जामिनर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं कह सकती हूँ कि मान लो 1.5 नंबर का विविक्तर हो गया, 1 या 2 का विविक्तर होगा मेरे हिसाब से। मूलों की प्रकृति 1 नंबर का होगा, 2 का ये होगा, तो 2, 1 और 2। अब विविक्तर तो तुमने आधा तो कर दिया, तो 1 तो तुम्हारे बन ही गए, है ना। अगर मूलों की प्रकृति बता दोगे तो 1 और मिल गया, तो 5 में से 2 2.5 नंबर का तो जुगाड़ हम कर सकते हैं ना। तो प्लीज किसी भी बच्चे ने जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कहूंगी खाली कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, 3 घंटे तुमने वहां लगे रहना है इधर उधर देखने की बजाय। अब हम सबसे पहले इसका विविक्तर में अपनी वैल्यू रखते हैं, तो डी आ गया, बी का हो गया -8 का वर्ग और 4 गुणा 1 की जगह 16 गुणा 1, 8 8 64,
और 64, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो डी का मान 0 आ गया, तो यहाँ तक हमारा एक भाग पूरा हो गया। ठीक है, अब जब आपका यहाँ डी की वैल्यू 0 आ गई तो ये कहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो दूसरे नंबर पे लिख दो कि भैया क्योंकि डी 0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल बराबर, वेरी गुड, कि मूल समान व वास्तविक, ये दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। समान माने तो बराबर हो गए और वास्तविक होंगे, ये बात जरूर लिखनी है, वास्तविक होंगे। अगर डी हमारा लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल अलग अलग आएंगे। और अब तीसरे भाग में हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने, अगर वो वास्तविक हैं तो भैया वास्तविक तो हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट और बटे में 2a। बहुत आसान है, माइनस बी, बी कितना है -8, तो माइनस माइनस 8 और ये 0 है तो जमा घटा 0 का अंडर रूट 0, 2a की जगह लगा दो 16। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना कि ये तो हो गया घटा घटा जमा 8 और यहाँ आ गया जमा घटा 0 बटे 32। अब इस 0 को ऐसा नहीं है कि भैया हम इस 0 को यहाँ से गायब कर देंगे, नहीं, एक बार आप लिखोगे x बराबर है 8 जमा 0 बटे 32 और एक बार आप लिखोगे 8 घटा 0 बटे 32। ठीक है, दो उत्तर आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो 8 बटे 32 और 8 बटे 32, तो ये हो गया 8 चौक 32 और 8 चौक 32, तो ये दोनों समान उत्तर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन है तो 4.2 का, लेकिन इसमें जो मेथड लग रहा है वो लग रहा है 4.3 का। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, इससे नीचे वाला चॉइस वाला, ये एग्जैक्ट 4.2 में से, इसको तो तुम 4.3 का ही समझो, 4.3 में ही ये सारा मेथड 4.3 का है, सिर्फ स्टेटमेंट 4.2 की उठा रखी है इन्होंने। तो अब आप ये देख सकते हो कि या तो आप 4.1 और 4.2 कर लो या आप 4.3 रट लो, तो आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन और जल्दी से करा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत बार पेपर में आता है। दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्रमागत, एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, तो x के बाद x जमा 1, तो माना दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, धनात्मक को तो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ तो हम बुक में से यूं का यूं लिख देंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यूं की लाइन तार देनी है। याद आधा एक एक नंबर का जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ कि भाई फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। x और दूसरा हो गया x जमा 1। अब क्वेश्चन के अनुसार ये क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग x का वर्ग और x जमा 1 का वर्ग का जोड़ कितना है, 365 है। इसकी ब्रैकेट खोल दो, हाँ, x की 2 जमा 1 की 2 यानी 1 और जमा 2x, a की 2 जमा b की 2 जमा 2a भी बराबर है 365। ये दोनों एक जैसे हैं, x की, वेरी गुड, 2x की 2, ये हो गया जमा 2x जमा 1 और इस 365 को लेफ्ट में ले आओ, बराबर बच गया 0। बहुत अच्छे। अब ये हो गया 2x की 2 जमा 2x और घटा का 364, 365 में से एक गया 364। अब इसको 2 से भाग कर दो, x की 2 जमा x घटा 182। ये दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में, तीसरा और चौथा दोनों के सेम टुकड़े बनते हैं 14 और 13। 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, गुणा करोगे तो 182 आएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले दो, x जमा 14, पीछे वालों में से 13 कॉमन ले दो तो x जमा 14 बराबर है
0। अब x जमा 14 कॉमन आ गया, यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 13 बराबर है 0। एक बार x जमा 14 को 0 रखो और एक बार x घटा 13 को, यहाँ से x की वैल्यू आई -14, जो कि संभव क्यों नहीं है? संभव बताएगा कोई? हाँ, और हमें उत्तर कैसा चाहिए? धनात्मक चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई 13। तो हमारी जो पहला पूर्णांक है, जैसी भाषा पेपर की हो वैसा ही लिख दो। ये कहते हैं ना, यथा जैसा देश वैसा भेष। तो अब ये कह रहा है कि क्रमागत पूर्णांक, तो तुम लिख दो पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक 13 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? कई बच्चे इसी को लिख देते हैं, ये 14 नहीं है, ये -14 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 32। फिर बता रही हूँ, जैसे चौथे चैप्टर से आएगा तो आधा चैप्टर आप कर सकते हो, आधा छोड़ सकते हो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो। लेकिन एक 4.1 में तो कुछ है ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगी 4.1 भी भूल जाओ, 1 नंबर का आएगा उसमें से तो शायद कर लोगे। तो 4.2 और 3 में से आपके पास चॉइस है कि एक को करो एक को छोड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं और अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब जिसकी गारंटी है, ये बेसिक में भी आता है, थेल्स थ्योरम है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। तो ये क्या कहता है कि इंग्लिश में बता दो, प्रूव दैट इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरी हर वीडियो में जितने भी सैंपल पेपर है सबके सॉल्यूशन में मिलेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो वो वन साइड ऑफ ट्रायंगल तो हमने ये ले ली और इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचेंगे। बेसिक वाले में भी था ना ये, हाँ या ना? था ना बेसिक वाले सब उसमें सैंपल पेपर में। तो और अभी हमारा प्री बोर्ड में भी आ रहा है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट बताऊंगी कि ये लाइन है। मान लो ट्रायंगल का नाम है ABC, एल नाम की एक लाइन हमने BC के पैरेलल खींच दी, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये लाइन इस साइड को D पर काट रही है और इस साइड को E पर काट रही है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, अन्य तो भुजाएं के अनुपात में विभाजित होंगी। जो भी दिया है सिद्ध करना है, वो तुम अपना बेसिक का जो सैंपल पेपर मैंने कराया था ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, उसमें से पूरी डिटेल देख लेना। यहाँ एक बार मैं फटाफट बस इसका प्रूफ रिवाइज करा रही हूँ। हम इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि D से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेंगे, मान लो DM, और E से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे EN, और बच्चे B को E से मिला देंगे और हम D को C से मिला देंगे। ये सारी जो दिया है सिद्ध करना है और जो रचना है वो सारी उस पेपर में से आप देख। क्लियर हो गया? ठीक है, सैंपल पेपर में भी है, प्री बोर्ड में भी है, मैं स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर कराऊंगी उसमें भी है, पिछले साल में भी है। ये बहुत बार हो गया, दिया है, मैं मोटा मोटा बता दूं, लिख देना त्रिभुज ABC में L रेखा BC के समानांतर है, हो गया, और LAB को D पर और AC को E पर काट दिया। सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। रचना D से DM परपेंडिकुलर AE डालो, E से EN परपेंडिकुलर AD डालो, B को E से और D को C से मिलाओ। क्लियर है? अब सिद्ध का तो मैं एक बार यहाँ लिख दूं ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे कि हमें करना क्या है कि AD बटे DE को AE बटे EC के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत 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 अच्छे से टाइम लगा रखा है। तुम्हें अब ट्रिक्स याद रखनी है, ट्रिक्स, कि मुझे इसको इसके बराबर दिखाना है। तो एक बार तो इस
वाला त्रिभुज ले लो, इतना, तो इतना त्रिभुज तो ये हो गया एडीई, और नीचे है डीई नहीं है भैया, ध्यान तो दिया करो ना, हाँ डीबी बोला करो भाई, बीच में ऐसे गड़बड़ हो जाए तो डीबी। तो डीबी के लिए ये वाला त्रिभुज लेना है, समझ में आ गई मेरी बात। एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है और ऊपर वाला त्रिभुज तो दोनों में ही लेना है, सिंपल। तो ये मैंने पहले यहाँ लिख दिया ताकि टाइम बचे अपना, कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बटे में डीबी की वजह से डी, देखो और भी आसान तरीका, एडी है पीछे ई लगा दिया, एडीई बन गया, डीबी है पीछे ई लगा दिया, डीबी बन गया, दोनों का क्षेत्रफल लिख लेना है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लिख दिया। अब इस त्रिभुज में इसको तो आधार लेना है और इस आधार पे ये लाइन लंब है तो इसको ऊंचाई लेना है, और इस नीचे वाले त्रिभुज में डीबी को तो आधार लेना है और डीबी को आगे बढ़ाऊंगी तो ये ईएन ही इसके ऊपर लंब आ रहा है। नहीं तो मैंने क्या बताया था, ऊपर ले लो 1/2 गुणा एडी गुणा ईएन, नीचे ले लो 1/2, आधार इसको ले लो डीबी को, और फिर ईएन ही लिख दो क्योंकि ईएन से ईएन हमारा कट भी जाएगा, तो ये आ गया डीबी गुणा ईएन, ये दोनों कट गए, कट गए, तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, एडी बटे डीबी के। अब इसी तरह ये तो इसको तो दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसी तरह सुनो एक बार, हिंट फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। ये है एई, है ना, थोड़ा सा इसको नीचे लाएं, और एई है बेटा यहाँ, और एई के सामने है डी, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया एई डी। नीचे है ईसी, ईसी है यहाँ, ईसी के सामने भी है डी, तो इसको कर दो ईसी। मैंने बता रखा ऊपर वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और याद ना रहे तो इन दोनों के पीछे तो ई लगा दिया और इन दोनों के पीछे डी लगा दिया, तो भी आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लेंगे कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, वही 1/2, आधार के नाम पे वही ए ई दिख रहा है, देखो ये आधार है, ये डीएम लंब है, ईसी आधार है, ईसी को आगे ले जाओ तो डीएम इसके ऊपर लंब है। इस क्वेश्चन को तो मैं बार बार कहूंगी, और देखो और भी हिंट दूं, ए डी, डी के पीछे एम लगा दो, ईसी डी, डी के पीछे एम लगा, नहीं आई मेरी बात समझ में, 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम, ये सब कट जाएंगे, ये दोनों है। यहां तक तो ये क्वेश्चन मतलब शर्त तो एक तो है भाई, लिख कर तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो 4 मिनट आधा घंटा तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। ये आ गया ए बटे ई सी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें तो इन दोनों को बराबर दिखाना है, और ये दोनों अगर आप ध्यान दो तो ये वाला तो इसके इक्वल आ रहा है और ये वाला इसके, और इन दोनों में जो ऊपर की टर्म है ध्यान से देखो, एडीई एईडी बराबर है, केवल नीचे नीचे रह गए। नीचे वाले त्रिभुजों का क्या नाम है, डीबीई और ईसीडी। यहाँ चित्र पे वापस आ जाओ, डायग्राम पे वापस आ जाओ, डीबीई ये वाला त्रिभुज है और ईसीडी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है डीई, और दोनों त्रिभुज की हाइट बिल्कुल सेम है, डीई और बीसी के बीच में है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो एक छोटी सी लाइन ये आपको याद रखनी है कि इन दोनों त्रिभुजों का नाम देख लो, डीबीई और ईसीडी, क्योंकि त्रिभुज डीबीई व त्रिभुज ईसीडी एक ही आधार डीई पर बने हैं, वह दो समांतर रेखाओं, इस लाइन को तो याद रखना पड़ेगा, ना लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। दो समांतर रेखाओं डीई व बीसी के बीच स्थित हैं, थोड़ा सा मैंने भी स्किप कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ईसीडी के क्षेत्रफल के। अब वापिस फिर से यहीं आ जाओ,
इसमें और इसमें, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर एडीई है, यहाँ भी एडीई है। नीचे जो दो त्रिभुज थे उनका क्षेत्रफल बराबर आ गया। इसका मतलब ये पूरी लेफ्ट साइड बराबर होगी, ये पूरी जो लेफ्ट साइड है हमारी ये बराबर होगी। जब लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो हमारी राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। जिसको भी इसका डिटेल प्रूफ चाहिए, बेसिक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा रखा है। इसी में अब एक और चॉइस है, फिर देख लो। अब ये है चैप्टर 6 का क्वेश्चन, ये 6.1 है। बिड़ते आ जाती है थ्योरम 6.1 या 2 है, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं। 6.1 या 2 है, बुक देखना। और ये 6.2 या 3 में से है। आधी बुक कर लो, आधी छोड़ दो, आधा चैप्टर कर लो, आधा छोड़ दो। और मैं तो कहूंगी कि केवल ये थ्योरम कर लो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है ना। तो ये तो बच्चे अपना है 6.2 में से, और ये 6.3 में से। या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। ठीक है, तो हम 6.3 छोड़ सकते हैं। 6.2 तक भी हमारा 5 नंबर का तैयार हो रहा है। तो हर चैप्टर में भी आपको चॉइस मिल रही है। अब जल्दी से आ जाओ इस पे। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। पहले इसका डायग्राम सा बना लेते हैं छोटा सा है। ये है कोई हमारा त्रिभुज एबीसी, एबीसी की भुजा बीसी पर, बीसी पे कहीं भी ले लो, डी बिंदु ये ले लो, कि कोण एडीसी कोण बीएसी के बराबर है। ध्यान देना, कोण एडीसी और बीएसी, बहुत आसान है ये वाला सवाल वैसे। एडीसी, तो एडीसी को मैं अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए। एडीसी, ये 90 मत मानना तुम, इसको सीधा मत मानना, ये वाला कोण। और बीएसी का मतलब बीएसी, ये वाला कोण बराबर है आपस में। समझ में आ रही मेरी बात? कि ये हमें दिया गया है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो सिद्ध करो कि CA का वर्ग बराबर है CB गुणा CD। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आसान भी बहुत है। इसको, इसमें केवल समरूपता याद रखनी है। तुम थोड़ा सा इसको ध्यान दो, जो मैं करवाना है मैंने। इसको मैं लिख दूं CA गुणा CA है, इसको मैं लिख दूं CB गुणा CD। इस CA को उठा के इसके नीचे ले जाऊं मान लो, और इस CD को उठा के इसके नीचे। तो हमने ये सिद्ध करना है, हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है, जिसमें 2 बार CA आ रहा है, 1 बार CB और 1 बार CD। सुनना मेरी बात ध्यान से। CA कहाँ है? CA 2 बार है, CA 2 बार है तो दोनों बार यही त्रिभुज लेना है यहीं से। तो 1 बार तो ये वाला त्रिभुज लेना है छोटा, और 1 बार ये पूरा त्रिभुज। सिंपल सी बात है, दोनों को समरूप दिखा दो। बहुत आसान प्रश्न है। प्रमाण, अब यहाँ थोड़ी सी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि बेटा इस त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में क्या क्या सेम है। एक तो ये जो C पे कोण बन रहा है ना, ये बड़े और छोटे दोनों में, और ये कोण इसके बराबर है। तो इसी नाम को पकड़ लो, जैसे ये है ना ऐसे ही पकड़ लो, यूं कर है। ADC और BAC, यही दोनों त्रिभुज ले लो, काम बन गया हमारा। त्रिभुज उल्टा भी ले सकते हो, CDA और BAC में, या फिर त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में कोण ADC बराबर है कोण BAC के। क्यों दिया है? ठीक है। अब आ जाओ बेटा इस कोण पे। इसका नाम एक बार तो तुम लिखोगे DCA और एक बार लिखोगे BCA। तो कोण DCA बराबर हो गया कोण BCA के, ये हो गया साझा। और जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे के बराबर हो तो AA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है। अब कुछ नहीं करना, ADC को ऊपर रफ में करना BAC, AD बटे BA, AD बटे BA
DC बटे AC, नाम बाद में बदल देना, और AC बटे BC। ठीक है, सिर पे से तो नहीं जा रहा। हो गया सवाल, इन दोनों को उठा लो। हमारे सवाल में C आगे है, हम बाद में कर देंगे, या इन दोनों को ले लो, DC बटे AC बराबर है AC बटे BC, या DC को CD लिख दूं तो क्या बिगड़ जाएगा, C सब में आगे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। आर पार गुणा कर, इसको यहाँ ले जाओ, CD गुणा CB बराबर है CA गुणा CA, और CD गुणा CB बराबर है CA स्क्वायर। यही हमने प्रूव कर। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, एक टिप देना चाहूंगी, भाई उल्टा ना करना पड़े, तो यहाँ से जो त्रिभुज का नाम है यहाँ, इसको तुम उल्टा ले सकते हो। उल्टा का मतलब ऐसे, त्रिभुज CDA और त्रिभुज CAB, तो भी गलत नहीं होगा, और ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। ये इतना आसान क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको कहूंगी कि दोनों में से एक को तो रट लेना, या इन दोनों को रट लो, बाकी कुछ मत करो चाहे इस चैप्टर में से। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन 90% इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 95% बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं हो गया भैया? एक बार तो एक त्रिभुज तो ये लेना है और एक ये लेना है। नाम समझ में ना आए तो किताब वाले बुक में सब कुछ दे रखा है, बंदे ने नाम भी दे रखा है यहाँ पे, यूं का यूं त्रिभुज उठाया। एक कोण तो हमें ऑलरेडी पता है बराबर है, और एक साझा है, त्रिभुज समरूप हो गए, भुजाओं का अनुपात लिखा। अब थोड़ा सा दिमाग इस उत्तर में से लगा लो कि उत्तर में CA CB CD है, तो CA CB CD इनको लिखो और आपस में गुणा कर दो। ठीक है, ठीक है, तो ये थे, बाकी क्वेश्चन अब देखते हैं। और अब सॉल्व करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 34। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से नई बुक का शायद चैप्टर नंबर 12 है ये, और इसमें भी दो ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। तो ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। कि देखो, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। एक खिलौना है कोई, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। कोई खिलौना है जो एक शंकु है, और उस शंकु की त्रिज्या 3.5 है। आगे देखो तो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। मेरी कहानी समझ आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो देखो ध्यान से कि भैया ये तो एक अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोल, हाँ बहुत बढ़िया, और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। तो इस तरह से खिलौना बनके तैयार हो रहा है, और उस खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर, दशमलव में रखो तो दशमलव में रख लो, दशमलव हटाओगे तो 35/10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, आगे पढ़ो। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब हो गया कि पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ये पूरी ऊंचाई है, ये है बेटा 15.5, यानी कि 15.5 सेंटीमीटर। अब मैंने जब ये सवाल कराए हैं तो एक बात का तुमने ध्यान रखना है कि एक तो है शंकु ना, ये अर्धगोला, तो अर्धगोले में तो केवल त्रिज्या चाहिए, और वो त्रिज्या हमें मिल गई। दूसरा है शंकु। शंकु में 3 चीजें होती है, एक होती है त्रिज्या, एक होती है इसकी ऊंचाई, और एक होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसमें तो πr/l आता है। एल का मतलब हमें ये चाहिए, हाँ तिर्यक वाली लंबाई, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? आर तो हमें पता लग गया, अब हम पहले ये ऊंचाई निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो चीज है ये भी त्रिज्या है, यानी कि ये कितनी है 3.5 है। और अगर इस पूरे की बात करूं, ये ऊपर का अलग ले लो,
ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गया एल। समझ में आ गई बात। अब लॉजिक को पकड़ो कि भैया ये पूरा 15.5 है और ये कितना है 3.5 है, तो 15.5 में से 3.5 घटा दो तो ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है। अब अगर तुम पेपर में ये डायग्राम बनाया है, त्रिज्या लिखी आए, एक आधी ऊंचाई वगैरह निकाल आए, तो 1 नंबर पक्का। समझ में आ रही है मेरी बात। और कुछ नहीं तो फिर तुम शंकु के क्षेत्रफल का और गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखाए तो 2 नंबर पक्के। दो दो करके ही बेटा जी पास होना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप यहाँ लिख दो कि शंकु की ऊंचाई बराबर है एच, तो एच का मान आ जाएगा 15.5 घटा 3.5 12 सेंटीमीटर। यहाँ ऊंचाई दोनों की है ये कि शंकु व गोले की त्रिज्या, ऊंचाई नहीं त्रिज्या। ठीक है। दोनों की त्रिज्या हो गई 3.5, शंकु की ऊंचाई हो गई एच। अब एल निकालना है। एल का फार्मूला होता है आर की 2 जमा एच की 2। आर है 7/2, 7/2 का वर्ग करोगे तो 49/4 और एच है 12, एच है 12 तो 12 का वर्ग करोगे तो ये आएगा 144/1। दशमलव में करो, दशमलव में ना तो लघुत्तम ले लो 4 49, 4 को 144 से गुना करो, 4 चौक 16, 17, 4 एकम 4 और 1 5, ये आ गया बेटा 625/4। एल की 2 आया है, एल की 2 आया है तो दोनों तरफ तुम कर दोगे वर्गमूल। जैसे ही वर्गमूल करोगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो? चलूँ आगे मैं, हैं? पक्का समझ आ गया? भाई डायग्राम बना दिया, डायग्राम में जितनी चीजें सब लिख दो, आर लिख दो, यहाँ भी आर लिख दो, ये पूरी ऊंचाई दर्शा दो, ये एच लिख दो, ये एल लिख दो, यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख दो, तो ही 1 नंबर बन गया। अब ये बात का ध्यान रखना है कि शंकु अलग है और गोला अलग है, तो दोनों की विमाएं निकालनी है। तो अर्धगोले की भी तो केवल त्रिज्या चाहिए जो हमें यहाँ मिल गई। शंकु की हमें जरूरत तो एल की है, पर एल हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो एच निकालेंगे और इस फार्मूले की मदद से फिर एल निकालेंगे। अब करना क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौना बंद है, बंद है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ने जोड़ दो। अक्षय समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खिलौने का यहाँ से यूं का यूं पकड़ा और लिख दिया कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का। अच्छा एक बात और बता दूं, ये फार्मूले ना आधी बार तो किताब में नहीं, पेपर में मिल जाते, पेपर में कोई क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसमें मिल जाता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, एल मेरे साथ साथ बोलते रहो पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले दो, तो बेटा ये पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया एल, यहाँ से पाई गया आर गया, ये बन गया 2 आर। अब सबका मान रख दो, पाई की जगह रख दो 22/7, त्रिज्या को मैंने बटे में बदल दिया था 7/2, एल का मान 25/2। इससे हमें सवाल करने में आसानी हो जाती है। ये आ गया 7/2, ब्रैकेट में एल का मान 25/2 और 2 आर का मतलब 7, त्रिज्या का दुगुना। भाई जब त्रिज्या 7/2 है तो दुगुना करोगे तो 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, 2 से यो कट गया, कितना आ गया 11, ब्रैकेट में 2 लघुत्तम, 2 से 2 कट गया, 25 जमा 7 दूनी 14, 11 गुना 5 और 4 9, 39/2, 11 99, 11 3 33 और 9 42, 429/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो अब एक बात और बता दूं कि जैसा कि पिछले सवालों में मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन है अपना ऊपर वाला एक्सरसाइज 12.1 में से। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ आ गया होगा, सेम ही क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत लिखना है 12.1 में से। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 12.2 में से। अब अगर तुम इस चैप्टर की केवल एक एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो भी तुम्हारे 5 नंबर बन गए। ऐसे ही छठे चैप्टर में मैंने बताया था कि भाई एक क्वेश्चन 6.2 में से आ रहा है, 6.3 में से आ रहा है। तो आधा आधा चैप्टर भी अगर करंट लग रहे हो तो भी तुम्हारे 5 नंबर बन रहे हैं। इससे आसान तो भैया फिर कुछ भी नहीं है। अगर इससे भी आसान चाहो तो पेपर मिल नहीं सकता फिर। अब इसी में दे रखी है आपको इंटरनल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 34 में देखें जरा। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले के ऊपर है। भाई ये एक अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर एक शंकु है, ये तो खिलौना है। और ये इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 है, तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। क्या कहानी है कि भैया ये एक बेलन है, बेलन के अंदर दो आकृति और मिला के वो रखा गया है, एक बर्तन एक खिलौना। और वो खिलौना के नीचे तो ये है अर्धगोला, ठीक है, और उसके ऊपर एक शंकु है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई केवल 120 है और ये त्रिज्या सबकी सबकी कितनी है, 60 है, तो ये भी कितनी हो गई, 60 हो गई। और बेलन की जो पूरी ऊंचाई है वो 180, ये 180 है, ये 120 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो सारी चीज मुफ्त में हमें दे रखी है। हमें सारी चीजें, तीन आकृति हैं, बेलन है, फिर शंकु है और फिर गोला है। पहले तो तीनों की आकृति बना दी, राशि पढ़ी, डायग्राम बना दिया, डायग्राम में सब कुछ लिख दिया, थोड़ा ध्यान दे लो। तो अब तुम लिख दो बेलन, शंकु व अर्धगोले, तीनों की त्रिज्या लिख दो। अर्धगोले की त्रिज्या, तो तीनों की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। खत्म बात। अब ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। अब लिख दो शंकु की ऊंचाई को छोटा एच ले लो जो कि 120 सेंटीमीटर है, दिख रही है ये रही। और अब लिख दो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को एच मत लिखना, बड़ा एच लिखना, जो कि है 180 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर का काम हो गया अभी आपको। 2 नंबर वो 2 नंबर ही नहीं, 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक आपको। अब कहानी क्या है कि जब इस बर्तन में पानी भर रहा था और हमने ये खिलौना डाल दिया तो पानी बाहर आएगा। अब ये कह रहा है कि जो पानी इस बर्तन के अंदर बच गया ना वो कितना है। तो बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन घटा दो तो जो पानी है वो इसके अंदर का निकल के आ जाएगा। सेम इंग्लिश मीडियम में है, अपना देख लेना भाई। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एक कोन और सेमी सर्कल, ये हेमिस्फीयर को मिला के डाला गया है, तो कितना वाटर उसमें रह गया। तो शेष बचे पानी का आयतन, ये सबसे आसान पड़ेगा आपको कि शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा कि बेलन का आयतन, समझ गए ना, बेलन का आयतन घटा शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन, जमा अर्धगोले का। भाई तुम्हारे घर में पानी की बाल्टी भरी है, उसके अंदर कोई फुटबॉल गिर दो तो फुटबॉल गिरते छपाक से पानी बाहर आएगा ना। तो जितनी फुटबॉल ने पानी में जगह ले ली उतना पानी बाहर आ गया, बाकी अंदर बचा रह गया। वही कहानी इसमें है कि बेलन के अंदर जब ये खिलौना डाला तो खिलौने जितना पानी तो बाहर निकल गया और बाकी पानी बेलन के अंदर बचा रह गया। अब यहाँ लगा दो फॉर्मूला, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, इसका एच बड़ा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे।
अब तीनों की अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं बाहर दोनों की, तो पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। पहले इनमें से कॉमन ले लो, सोल्व मत करना। पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो एच 1/3 एच, और यहाँ पाई आर स्क्वेयर कॉमन चला गया तो 2/3 आर बचा। आर की वैल्यू 60 है, छोटे एच की वैल्यू 120 है, और बड़े एच की वैल्यू 180 है। यहाँ रख दो और सोल्व कर दो। 22/7, 60 का वर्ग हो गया 3600, एच का मान हो गया 180, इसका मान हो गया 120/3, और इसका मान हो गया 60। 3 से ये कट गया 40, 3 से ये कट गया 20, ये आ गया 22 गुणा 3600/7। इसको डायरेक्ट कर देना 40, 20 दूनी 40, 40 और 40, और 180 में से 80 गया, 100 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, और गुणा करके जब तुम डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, किसी को भाग ना करना आए तो इतना गुणा करके बटे में 7 लगा के भी छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है, अगर इसको मीटर में बदलना है, अगर इसको मीटर में बदलना है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपका 1.131 मीटर क्यूब बन जाएगा। मेरी बात फिर सुन लो, आप यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करके बटे में 7 लगा दो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। नंबर आपको इसके पूरे मिल जाएंगे। और अब जल्दी से देखेंगे सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी 2 चॉइस हैं, ये देख लो, यहाँ तो है भैया माध्यक का और यहाँ बहुलक का। अब 3 में से 2 चीज पक्की कर लो, बहुलक और माध्य कर लो, तो भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 3 में से मतलब एक प्रश्नावली स्किप कर सकते हो, 2 कर सकते हो। ये जल्दी से देखते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का, अब है प्रश्न संख्या 36 ना, कौन सी है, 35, दिख रहा है सबको। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 100 है। तो ये जल्दी से ले लेते हैं, वर्ग अंतराल 0 से 100, और भैया 100 से 200, 200 से 300, इसी पे करा दूं तो, और चलो इस पे कर देते हैं, फिर ये पीडीएफ आपको शेयर करनी पड़ेगी तो दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए कि भाई पूरा सॉल्यूशन हमें भेज दो, तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज सकती हूँ, जो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ इस आंसर शीट की। ठीक है, तो 900 से 1000, ये बारंबारता होगी। बोलो भी बारंबारता क्या है फटाफट। हाँ बोलो, 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, हमने कहाँ गलती कर दी। अच्छा, 7 और 4, इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाना था भैया। तो इसको हटा दो, अब ले लो इसको, और इसको थोड़ा सा, अब ठीक हो गया। 7 और 4 सारे आ गए। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं माध्यक में, बताना जरा। माध्यक में क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मतलब इन्हें जोड़ते चले जाओ, 2 लिखो, 2 में 5 जोड़ो, 7 में x जोड़ो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। बोलो फटाफट, 2, 7, 7 जमा x। अब इसमें 12 जोड़ोगे तो ये 12 7 में जुड़ेगा, 19 जमा x, 19 और 17 36 जमा x। ठीक है ना, 36 में 20 जोड़ोगे 56 जमा x जमा y, 56 में 9 जोड़ोगे तो 65 जमा x जमा y, 65 में 7 जोड़ोगे तो, और 72 में 4 जोड़ोगे तो। अब 2 बातों का ध्यान देना कि कुल बारंबारता 100 है, तो ये वैल्यू 76 जमा x जमा y 100 के बराबर है। 76 को उधर ले जाके घटा देना तो x जमा y का जोड़ 24 आएगा। दूसरी बात इसने कहा है कि माध्यक 525 है। ठीक है, अब अगर माध्यक 525 है तो माध्यक वर्ग ये होगा,
500 से 600 के बीच में। एम आई राइट? समझ आ रही है बात? माध्यक वर्ग हो जाएगा 500 से 600। तो माध्यक वर्ग के सामने जो बारंबारता होती है उसे तो हम एफ लेते हैं और उससे ऊपर वाली को हम सी एफ लेते हैं। तो लिख दो एफ हो गया 20, सी एफ हो गया 36 जमा एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो माध्यक का, याद है बोलना जरा? नहीं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में एच। एल नहीं बताया हमने, एल क्या होगा? जो ये एल का क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आ रहा था, निचली सीमा। तो एल होती है निचली सीमा 500। और एन बटा 2 नहीं बताया, तो एन कितना है हमारा? 100 है। तो एन बटा 2 100 बटे 2 यानी 50। अब ये सारे मान यहाँ रख दो। माध्यक भी हमें पता है, हाँ एच भी नहीं बताया, वेरी गुड। तो एच कितना है? एच इसका वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो एल तो हो गया 500 जमा एन बटे 2 की जगह 50, सी एफ की जगह ब्रैकेट में लिख दो 36 जमा एक्स, एफ की जगह लिख दो 20 और गुणा में एच की जगह 100। इस 500 को तो इधर ले जाओ, 525 में से 500 घट जाएगा। तुम यहाँ गलती कर देते हो सॉल्यूशन में, वही नंबर कट जाएगा। ये 20 में से 20 पंजे 100। अंदर का देखो, अभी अंदर बच गया 50 घटा 36 घटा एक्स और बाहर बच गया 5। 525 में से 500 गए तो बच गया 25, 50 में से 36 गए 14 घटा एक्स बाहर 5। ये जो बाहर 5 है ना, इसको भी नीचे ले, 5 पंजे 25, 5 बराबर है 14 घटा एक्स। एक्स को लेफ्ट में ले आओ इधर, 5 को राइट में ले जाओ, 14 में से 5 गए 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको देखो, है एक्स जमा वाई कितना है? 24 है। तो एक्स जमा वाई 24 है, तो वाई हो जाएगा 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 में से, अरे 24 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 15। तो वाई का मान हो जाएगा 15, 15 और 9 24। और अब जल्दी से देखेंगे इसकी इंटरनल चॉइस, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान है, बारंबार सारणी नहीं तारूंगी मैं। थोड़ा सा ऐसे कर लो, देखो दिए हुए बंटन में कुछ बल्लेबाजों की क्रिकेट मैच दिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसी से बहुलक बता देती हूँ मैं। बहुलक के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 18। तो अब आप यहाँ लिख दो सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, मैं तालिका नहीं तार रही हूँ, तालिका आपके बुक में भी है, तालिका नहीं लिख रही मैं। सबसे बड़ी बारंबारता हो गई 18। तो 18 के सामने हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 4000 से 5 माइनस 4000 से 5000 बच्चे। अब F0 F1 F2, F0 4, F1 18 और F2 9 लिख दो। इनके 2 2.5 3 नंबर तक बन जाते हैं आपके, अगर आंसर शीट पे लिख दो तो। या फिर ये टेबल बना लो, इस टेबल को तुम ये मान लो कि मैंने ये टेबल आंसर शीट पे उतार ली, तो तुम ये सारे निशान इस टेबल पे भी लगा दोगे और यहाँ नहीं लिखोगे तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और F2 आ गया 9, H और H 1000 हो गया, और L 4000। वेरी गुड। फिर तुमने एक नंबर के में L गलत लिख दिया था, निचली सीमा बताने की, उसमें भी बहुलक वर्ग की। अब यही क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा बताओ, तो बहुलक वर्ग हो गया ये, तो 4000। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जरा, अब क्या करें? बहुलक निकालना है सिर्फ, है फार्मूला याद है बहुलक का? बताओ चलो। L प्लस, हाँ ब्रैकेट, F1 माइनस F0 बटे 2F1, F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय, सारी चीजें हमने ऊपर लिखी थी। तो L की जगह तो लिख दो 4000, F1 हो गया 18, F0 हो गया 4, 2F1 का मतलब 18 दूनी 36 और घटा 4 और घटा 9 और गुणा में आ गया 1000। ठीक है भाई, अब ये बन गया 4000 जमा 14 बटे 36 में 4 गए 32, ना 36 में से 4 गए 32 और 32 में से 9 गए
23 आएगा और गुणा 1000। अब यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, ये बन गया 14,000 बटे 23। कई बच्चों को ये भाग करनी नहीं आएगी, लघुत्तम लोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो आप यूं भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एक काम तो जरूर कर देना कि 23 को लघुत्तम ले लो, 4 से गुणा करो, 23 चौको 92 होता है। तो ये बन गया 92,000 जमा 14,000, 0 0 0, 1,06,000 बटे 23। अब आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो जब तुम इसको भाग करोगे तो ये आएगा 4608.69, नहीं छोड़ दो, या तुम इसे 4608.7 भी लिख सकते हो। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई थोड़ी बहुत संभावना होगी कि आपका आधा नंबर कट जाए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सेक्शन डी का सॉल्यूशन। अगला है सेक्शन ई, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो भाई टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, वहाँ बताया करो, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। और लेक्चर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।